Hello, dear parents and students of class 7. I welcome you all again in Hello There channel. पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, वेदर क्या है, सीजन्स क्या होता है, क्लाइमेट क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से जो 6 सीजन्स हैं इंडिया में, वो पाए जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि सीजन और जीवन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्लाइमेट्स कितने तरह की होती है और उनके क्या-क्या कारण है किसी जगह पर कोई क्लाइमेट किस तरह से होती है। यानी कि फैक्टर्स जो थे, जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, जैसे लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, समुद्र से कितना दूर है या कितना पास है, विंड्स यानी हवाएँ, टोपोग्राफी, फलाकृति और क्लाइमेट का मिला-जुला असर, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉनसून और आगे आने वाले टॉपिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, द मॉनसून्स। तो भारत का जो जीवन है वो मानसून पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मानसून के समय नदियाँ भर जाती हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है और फसलें जो हैं वो आसानी से उग सकती हैं। मानसून शब्द जो है वो अरब से आया हुआ एक वर्ड होता है जिसको मौसम बोलते हैं, उससे मिला है। मानसून दरअसल मौसमी हवाएं हैं, ये सीजनल विंड्स हैं जो एशिया, अफ्रीका और इंडियन ओशियन के आसपास के इलाकों में चलती हैं। इन मानसून को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर एक है साउथ वेस्ट मानसून और एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा मानसून किस तरह से जो है इंडिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून की, जिसको कभी कभी गर्मी का मानसून भी कहते हैं। अब जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब सूरज की रोशनी तेज होती है, गर्मियाँ होती हैं, तो ये जो धरती का जो हिस्सा है, ये बहुत तेज़ी से गर्म होता है और बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। लेकिन ये जो पानी का हिस्सा है, ये धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ही ठंडा होता है। तो जिस वक़्त धूप की वजह से, ये गर्मी की वजह से ये जो आपकी ज़मीन है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उस वक़्त समुद्र जो है या ओशन जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। इसलिए वहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर एरिया। कौन-सा? हाई प्रेशर एरिया होता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ हवा जो है वो थोड़ी घनी होती है और ज़मीन पर जो है बन जाता है लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो जो हवा है वो थोड़ी-सी पतली हो जाती है। अब हवा की खासियत ये है कि ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो क्योंकि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसी कारण समुद्र से जो हवाएं हैं वो जमीन की ओर चलने लगती है और अपने साथ लेकर आती है इस समुद्र से बहुत सारा पानी। यानी कि ये हवाएं जो चलती हैं, इनमें नमी होती है। जब ये नमी कंडेंस होती है, हमने पढ़ रखा है प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, सब कुछ पढ़ रखा है। तो जब ये कंडेंस होती है, कंडेंसेशन होता है, तो फिर इस हिस्से में होती है बारिश। जून से ये हवाएं भारत के साउथ वाले हिस्से से, यानी कि दक्षिणी हिस्से से भारत में प्रवेश करती हैं। तभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले केरल और तमिलनाडु में बारिश शुरू हो जाती है और जुलाई आते-आते ये पूरे इंडिया में फैल जाता है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेस्टर्न घाट में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ और कुछ ऊंचाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये जो हवाएं हैं या यहाँ पर थोड़ी सी हद तक रोक दी जाती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में काफी तेज बारिश होती है और एज कंपेयर टू दिस एरिया यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश होती है। इसी चीज को दक्षिण पश्चिमी मानसून या साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो आई होप आपको गर्मी में जो मानसून जो जून जुलाई में बारिश होती है उसके बारे में यहाँ पर सारी नॉलेज मिल गई है। अब बात करते हैं सर्दियों के मानसून की, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। अब क्योंकि सर्दियां हैं तो जमीन जल्दी ठंडी होगी और पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। इसका मतलब कंपेयर करें तो पानी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होता है लैंड की वजह से। तो यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर एरिया और आपके समुद्र में बन जाएगा लो प्रेशर एरिया। इसकी वजह से जो विंड्स है वो चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, ये जो हवाएं हैं जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती हैं, तो ये गुजरते हुए कुछ हिस्से इंडिया के ऊपर से गुजरती है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल और कुछ साउथ स्टेट के ऊपर से ये गुजरती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब ये यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर होती है बारिश।
ये हवाएँ आमतौर पर तो सूखी ही होती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुज़रने की वजह से थोड़ी बहुत नमी इसमें आ जाती है और ये तमिलनाडु जैसे शहरों में या स्टेट्स में बारिश कर देती है। इसी को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून या उत्तर-पूर्वी मानसून कहते हैं। ये पिक्चर है मौसिनराम जो कि मेघालय में लोकेटेड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, लगभग 11,000 बारिश, जो कि सेम है 11 मीटर, मतलब 11 मीटर अगर बारिश पानी पूरे साल इकट्ठा करें, तो वो 11 मीटर ऊँचाई तक पहुँच जाएगा। मॉनसून से इंस्पायर होके कई राग जो हैं, वो कर्नाटिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मिलते हैं। कर्नाटिक एक्चुअली जो है साउथ इंडिया का जो म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक उसको कर्नाटिक बोलते हैं और हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया का है उसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं। और मेघ मल्हार और अमृत वर्षिणी जैसे 2 यहाँ पर इन्होंने राग बता रखे हैं जो कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट या उससे मिलते-जुलते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी है कि भारत में जो है मानसून की जो बारिश है, इसकी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन जो है हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो नेचर के जितने भी संकेत होते थे उनको देखकर अंदाज़ा लगाते थे। जैसे मछुआरे जो हैं जैसे फिशरमैन हैं कोंकण कोस्ट के, वो कहते हैं कि जब मछलियाँ जो हैं वो समुद्र के टॉप पर आने लग जाती है ना, उसके ऊपर आने लग जाती है, सतह पर आने लग जाती है, तो समझ लो कि मानसून आने वाला है। और दक्षिण में ये माना जाता है कि जो अमलतास का जो पेड़ है, जिसको हम गोल्डन शावर के नाम से भी जानते हैं, अगर उसमें अ, फूल आने लगते हैं, तो आप समझ लो कि 50 दिन के अंदर-अंदर मानसून आ जाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर कौवे जो हैं ऊँचाई पर घोंसला बनाएँ, तो बारिश कम होगी और अगर वो नीचे घोंसला बनाएँ, तो बारिश ज़्यादा होगी। उसके बाद टॉपिक है क्लाइमेट एंड आवर लाइव्स। तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ़ है, वो क्लाइमेट पर निर्भर करती है दोस्तों। त्योहार हो गए, खेती हो गई, क्लाइमेट और सीज़न दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करो तो बिहू हो गया, पोंगल हो गया, बैसाखी, ओणम, लोहड़ी, ये सब जो हैं ये फसल और बारिश से जुड़े हुए त्योहार हैं और इन्हें ही हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। क्लाइमेट और इकोनॉमी में भी बहुत गहरा संबंध है दोस्तों हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मॉनसून कहीं पर कमज़ोर पड़ जाए या मॉनसून फेल हो जाए, मॉनसून फेलियर हो जाए, तो उससे जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित होता है। महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, किसान मज़दूरी करने के लिए शहर चले जाते हैं। अनाज और सब्जियाँ महँगी हो जाती हैं, फल महँगे हो जाते हैं, इंडस्ट्री जो है वो भी मानसून और पानी की जो कितना पानी हमारे पास मौजूद है उस पर निर्भर करते हैं। जब मानसून ठीक से नहीं होता तो महंगाई बढ़ जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। क्लाइमेट और अ, आप ये कह लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स दे रखी है, ये बिहू का त्योहार, ये छठ पूजा जो कि बिहार साइड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो हर जगह मनाई जाती है नॉर्थ में, बैसाखी पंजाब में, पोंगल और विंटर फेस्टिवल्स हैं कुछ यहाँ पर, ये हेमिस है लोसूं फेस्टिवल, गुड़ी पड़वा, लोहड़ी। अब देखिए भारत कितनी विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग-अलग तरह के लोग हैं और अलग-अलग तरह के फेस्टिवल है और सब एक ही गुलदस्ते में हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जिस क्लाइमेट की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, वो क्लाइमेट सिर्फ़ हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, वो अपने साथ कई तरह के डिज़ास्टर्स भी लेकर आता है, जैसे साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड और क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन की। हर साल भारत के जितने भी समुद्र तट होते हैं, कोस्टल रीजन होते हैं, वहाँ पर साइक्लोन नॉर्मली आते रहते हैं, जिन्हें हम चक्रवात भी कहते हैं। ये खास तौर पर ईस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा आते हैं। अगर आप इंडिया का मैप अगर आप देखोगे, तो ये ईस्टर्न कोस्ट है और इस पर वेस्ट के मुकाबले ईस्ट वाले पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। कई बार ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं दोस्तों। घर, जानवर, खेत, फसल सब नष्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश और तेज़ हवाएँ होती हैं। भारत में एक
वेदर डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी। ये ट्रैक रखता है आने वाले साइक्लोन्स का और पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है ताकि हम लोगों को जान और माल के नुकसान से बचा सके। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होता है हमारे पास एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो कि आमतौर पर इस तरह के जो काम होते हैं उसके बाद जो तबाही मचती है उससे रिलीफ पहुंचाने का काम करती है। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पंजाब और कई स्टेट्स में पुल टूट रहे हैं और डैम्स टूट रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर इन इसी एनडीआरएफ की टीम्स जाती हैं और लोगों को इवैक्यूएट करती हैं, वहाँ से निकालती हैं और लोगों की ज़िंदगी को बचाती हैं और उनका नुकसान कम करने की कोशिश करती हैं। अब बात करते हैं कि साइक्लोन्स किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही शानदार आपको पिक्चर दे रखी है साइक्लोन फानी की। तो साइक्लोन कैसे होता है जब समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है लैंड पर जो है हाई प्रेशर एरिया होगा। अच्छा, लो प्रेशर एरिया होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर चारों तरफ से जो है हवाएं इस तरफ चलती हैं और इसकी वजह से हवा जो है खींच कर आती है एकदम। और ये हवा नमी से भरी हुई होती है इसलिए ये बारिश भी करवाती है। जब ये हवा बहुत तेज हो जाती है और यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो ये बन जाता है एक साइक्लोन। साइक्लोन के बीच में एक जगह होती है जिसको आई बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो जगह है दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज आई। ठीक है? और यहाँ पर बादल नहीं होते हैं और इसी के इर्द-गिर्द जो है बाकी की सारी जो फॉर्मेशन होती है, वो बनती है। तो ये है आई ऑफ द स्टॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लड्स की। फ्लड्स क्या होता है? आई एम श्योर आप सबको पता है इन दिनों जो बाढ़ आ रही है पूरे इंडिया में अलग-अलग स्टेट में वो अब फ्लड ही है। तो जब सूखी ज़मीन पर पानी भर जाता है तो बाढ़ आती है। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ज़मीन पानी सोख नहीं पाता। मतलब अगर बारिश होती रहे और पानी जो है वो ज़मीन के अंदर लगातार जाता रहे तो फ्लड नहीं आएगा। फ्लड कब आता है? जब ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा पानी सोख नहीं पाती और वो पानी ज़मीन के ऊपर ही रह जाता है, तो फ्लड आता है। नदियाँ और झीलों में पानी इतना भर जाता है कि उसके किनारे जो है वो टूट जाते हैं। भारत में असम हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, आसाम, इनमें लगभग हर साल बाढ़ आती ही आती है। अगर हम हिमालय जो रीजन है उसकी बात करें तो ग्लेशियर जो है उसमें कई तरह की झीलें मौजूद हैं। जब ये झीलें टूट जाती है क्योंकि ये झीलें बर्फ या पत्थरों से बनी हुई दीवारों से घिरी होती हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है या ग्लेशियर जल्दी पिघलते हैं तो ये दीवार टूट सकती है और इसी को जब वो ग्लेशियर लेक फट जाती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल बर्स्ट। और ये ग्लेशियल बर्स्ट बहुत ही विनाशकारी होते हैं। आई एम श्योर आप 5-6 साल पहले जो केदारनाथ में हुआ था वो आप सबको पता होगा। वहाँ पर जो एक लेक थी ऊपर ग्लेशियर लेक वो फट गई थी और वहाँ जितने भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग वो सब उसके अंदर जो है बह गए थे और बहुत ज़्यादा विनाश हो गया था उस टाइम। अगर आपने ये नहीं देखा तो एक मूवी आई थी केदारनाथ के नाम से ही, आप उस मूवी को देखिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि किस तरह की विनाश वहाँ पर हुआ होगा। तो साइक्लोन का इम्पैक्ट ये हो सकता है। लैंडस्लाइड क्या होती है? जब पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्लाइड। फॉरेस्ट फायर जब जंगलों में आग लगती है और यहाँ पर ये फ्लड की सिचुएशन दे रखी है, तो ये कोई हिल स्टेशन नहीं है, ना ही ये कोई अ, डल लेक है जिसमें हाउस बोट है, ये हाउस ही है जो पानी में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर है उत्तराखंड में वो रहा जो 2013 में मैंने आपको बताया था, ठीक है? वो केदारनाथ टेम्पल वाला जो केस है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लैंडस्लाइड की। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया जब पहाड़ का जो ढलान पर मिट्टी, पत्थर और चट्टान जो है वो नीचे की तरफ खिसकते हैं तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। ये अक्सर बरसात के मौसम में होता है और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है उस वक़्त मिट्टी जो है थोड़ी-सी गीली हो जाती है और वो अपना जो सहारा है उस सहारे को खो देती है। कई बार भूकंप, जंगल की कटाई या सड़क बनाना, बाँध बनाना इन सब से भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं।
हिमालय का जो क्षेत्र है और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर ये ज़्यादा होता है और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें, गाँव, खेत ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा आता है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सब जो है हिली एरियाज़ हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स का होना आम बात है। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर की हमने बात की थी, फॉरेस्ट फायर क्या होता है जब जंगल में आग लग जाती है, तो हम गाना गाते हैं जंगल में आग लगी भागो बच्चों भागो। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने ये गेम खेला है या नहीं, हम तो बहुत खेलते थे। ओके ऑन अ सीरियस नोट फॉरेस्ट फायर बहुत ही खतरनाक होती है और ये आग नेचुरल भी हो सकती है और इसको इंसान अपनी गलतियों की वजह से भी लगा सकता है। होता क्या है गर्मियों के मौसम में ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है और हर चीज़ जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर के आसपास होती है। तो उस समय क्या होता है सूखे वेदर में पेड़ों और सूखी घास में अपने आप आग लग सकती है। कई बार इंसान की लापरवाही जो है जैसे बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और उसके बाद उसको ऐसे ही फेंक देना उससे भी आग पकड़ लेती है। आग फैलने से पेड़-पौधों का और जानवरों का नुकसान तो होता ही है। धुआँ फैलने से इंसानों की सेहत भी खराब हो सकती है। और पहाड़ी इलाकों में ये जंगल की आग एक जो है आम समस्या की तरह है। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज में लंबे समय तक बहुत बड़े बदलाव होते हैं, तब उसे क्लाइमेट चेंज कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज भाई बारिश हो गई तो यहाँ की जो है कश्मीर की क्लाइमेट बदल गई। हमें पता है कश्मीर की क्लाइमेट जो है वो ठंडी है। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर गर्मी पड़ती ही रहेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लगातार गर्मी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे कि कश्मीर की जो है क्लाइमेट चेंज हो रही है। 1-2 बार, 1-2 दिन, 2, 4, 5, 10 दिन से क्लाइमेट चेंज में फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर चेंज हो सकता है लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं। पहले क्लाइमेट जो है वो नेचुरल रीज़न से बदलती थी, अब जो है ह्यूमन ने इतना आतंक मचा रखा है, इतने सारे गलत काम कर रहा है वो कि जो है उसी की वजह से भी क्लाइमेट चेंजेस होने लगे हैं। जैसे कि इंसान क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, व्हीकल्स बहुत सारे खर्च कर रहा है, धुआँ उड़ा रहा है, बिजली बना रहा है, कोयला, पेट्रोल, गैस सब कुछ जला रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और मीथेन जैसी जो गैस है, वो हवा में घुल रही है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। अब ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपकी धरती जो है, वो लगातार गर्म होती जा रही है। जितना टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। इस बढ़ती गर्मी के कारण जो है ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं और धरती के गर्म होने को लगातार गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में अ, कई रीजन्स में 2025 में 1 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो होता था उससे बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट आप समझ रहे हो अगर इतने सालों में 1 से 3 डिग्री बढ़ रहा है, अगर ये 10-15 डिग्री भी बढ़ गया, तो आप ये मानकर चलो कि जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे जितनी भी बर्फ है वो पिघल जाएगी और फिर उससे कितना नुकसान हो सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, हिमालय के ग्लेशियर जल्दी-जल्दी पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है और जो समुद्र के आस-पास के इलाके होंगे उन पे खतरा है डूबने का। बारिश का समय बदल रहा है, बारिश कितनी हो रही है ये भी पता नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, चक्रवात आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, फसल और खेती पर बुरा असर पड़ रहा है, इंसान और जानवरों की ज़िंदगी खतरे में आ रही है। तो इन सब से निपटने का क्या उपाय हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि हमें जो है क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर से बचने के लिए फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमें प्रदूषण जो है वो कम करना पड़ेगा और गाड़ियों और उद्योग से धुआँ कम निकालना है। इसके लिए नियम बनाए जाएँ। बिजली बनाने के लिए कोयले की जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए या विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाए। पेड़ लगाए जाएँ, जंगल को बचाया जाए या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है उसको कम करें, रिसाइक्लिंग करें, रीयूज़ करें, पानी और जो ऊर्जा है उसको बचाएँ और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा इन दोनों चैप्टर्स में, इन दोनों वीडियोज़ में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का ख़्याल रखें। आप और मम्मी-पापा का कहना मानें और अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो और एमसीक्यू भी मैं लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना कीजिए बोलिए।
हेलो देखो। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।